अस्मा खुद से बड़ी उम्र के आफताब से शादी करके हंसी खुशी जीवन गुजार रही थी, मगर जब उसकी पड़ोसन ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा तो वह अपने आप को संभाल पाई। ये फ्लैट सिस्टम भी खूब होता है। कंपाउंड में सब्जी वाला आवाजें लगाता तो मैं पैसे डालकर तीसरी मंजिल से टोकरी नीचे उतार देती, लेकिन मेरे लाख चीखने चिल्लाने पर भी सब्जी वाला 2-4 टेढ़ी मेढ़ी दाग लगी सब्जियां वो टमाटर चढ़ा ही देता। एक दिन मामूली सी गलती पर पोस्टमैन 1800 रुपए का मनी ऑर्डर लेकर मेरे सिर पर सवार हो गया और आज हॉकर हमारा अखबार प्लेट नंबर 111 में डाल गया। मिसेज अनवर वही अखबार लौटाने आई थी। मैंने शुक्रिया कहकर उनसे अखबार लिया और फॉर्मेलिटी के तौर पर उन्होंने अंदर आने के लिए कहा तो वो झट से अंदर आ गई और फैलकर बैठ गई। कुछ देर इधर उधर की बातें करके मैं उनके लिए कॉफी लेने किचन की तरफ बढ़ी तो वो भी मेरे पीछे ही चली आई और लाउंज में मौजूद चेयर संभाल ली। मैंने उन्हें वही कॉफी का कप थमाया और लंच की तैयारी में जुट गई। वे बोली, कुछ देर पहले मैंने तुम्हारे फ्लैट से एक साहब को निकलते देखा था। उन्हें लाख आवाजें दी मगर उन्होंने सुनी नहीं, इसलिए मुझे खुद ही आना पड़ा। चलिए अच्छी बात है, इसी बहाने आपसे मुलाकात तो हो गई, कहकर मैं मुस्कुरा दी। फिर गोश्त कुकर में चढ़ाया और फ्रिज से सब्जी निकाली और उनके सामने बैठकर छीलने लगी। सच कहती हूँ, जब से तुम आई हो तब से ही तुमसे मिलने का दिल कर रहा था, मगर इस जोड़ों के दर्द ने कहीं आने जाने के काबिल कहाँ छोड़ा है। मैं खामोशी से लौकी के बीज निकालती रही। तब उन्होंने पूछा, तुम्हारे शौहर तो मुल्क से बाहर है ना? जी। मैंने चौंक कर उन्हें देखा। जिन साहब को आपने सुबह देखा वही तो हैं, वो तुम्हारे शौहर हैं। मिसेज अनवर जैसे करंट खाकर उछली और मैंने ऐसे सिर झुका लिया जैसे आफताब सैयद मेरे शौहर नहीं, मेरी जुर्म है। वैसे इस किस्म के जुमले मेरे लिए नए नहीं थे, मगर हर बार जैसी मुझे जमीन में धंसा देते थे। मैंने लाख बार उन्हें टोका है, कम से कम बाल ही डाई कर लिया करो, मगर बनावट उन्हें पसंद ही नहीं है। मिसेज अनवर ने ये तकलीफ भरी सांस ली और जैसे मेरी सगी हो। फिर बोली, कितनी प्यारी दिखती हो तुम। क्या तुम्हारे घर वालों को तुम्हें जहन्नुम में धकेलते वक्त जरा भी ख्याल नहीं आया? फिर वो लगातार व्यंग भरे वाक्य मुझ पर बरसाती रही और कॉफी पीती रही। मेरी अम्मी को सारी जिंदगी ऐसे ही लोगों की जली कटी बातें सताती रही। अब्बा बैंकर थे और बहुत जल्दी दुनिया छोड़ गए थे। अम्मी पढ़ी लिखी थी, इसलिए अब्बा की बैंकर उनकी हिस्से में आ गई। अम्मी की आधी जिंदगी 2-2 पैसे जमा करते हुए गुजरी। उन्होंने अपने लहू से अपने पौधे की परवरिश की, मगर जब फल खाने का वक्त आया तो बड़ी आपा शक्ल की प्यारी मगर मिजाज की ऊंची निकली। उनके लिए रिश्ते तो आते रहे मगर उनकी उड़ान बहुत ऊंची थी। मास्टर डिग्री लेने के बाद उन्हें लेक्चररशिप मिल गई थी, तब उनकी गर्दन में कुछ ज्यादा ही अकड़ आ गई और अम्मी के खाते में बेटी की कमाई खाने का इल्जाम आ पड़ा। बेटी की शादी कब कर रही हैं आप? अब कर ही डालिए, इतनी देर भी सही नहीं। लोग ऐसे कहते जैसे अम्मी के कान और आंखें तो बंद है, वे मशवरे का इंतजार में बैठी हैं। अम्मी बेटी की बात मुंह पर कैसे लाती, किस किस को बड़ी आपा के मिजाज के बारे में बताती। अम्मी पाई पाई पर जान देती थी और सारा जमा जोड़ बेटियों के लिए बैंक में रखवा देती थी। आपा हर रिश्ते पर नाक चढ़ाकर कह देती थी, अस्मा ये हुमा की कर दीजिए ना, आखिर उन्हें भी तो आप ही को ब्याना ही है। और इसके पहले कि अस्मा ये हुमा के लिए कुछ होता, बड़े भैया उछलने लगे, मेरी शादी होगी तो जरा सरदरी से ही। अम्मी भौचक्की रह गई। अभी तो पेड़ का पहला फल भी नहीं खाया था, अभी दिन कितने हुए थे बड़े भाई को नौकरी करते हुए। जरा सरदारी भैया की कुलगी थी। अम्मी ने ताड़ लिया कि बेटा बगावत के लिए आमदा है, ऐसे में हथियार डाल देने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर वही हुआ जो भाई ने चाहा था। ज़ारा सरदरी को अपनी कमाई पर बड़ा घमंड और शौहर पर पूरा कंट्रोल था। ससुराल वालों से उसका कोई मतलब न था। बहुत जल्द उसने अपने लिए अलग घर बनवा लिया। अम्मी को बड़ी आपा की तरफ से बड़ी मायूसी हो रही थी, लेकिन हुमा के खिलाफ एक ऐसा रिश्ता आ गया था जो अम्मी को भला लगा। आखिरकार बड़ी आपा के नाम की सारी जमा पूंजी खर्च कर उसे ब्याह दिया। हुमा का भरा पूरा ससुराल था। ससुराल के लोगों के मिजाज अनूठे थे, इस पर शौहर निखट्टू। उसकी सारी उम्मीदें ससुराल वालों से थी कि वे उसे घर जमाई रख लें, कारोबार करवा दें या घर दिलवा दें। ये कलई बादत में खुली। झूठ पर झूठ बोलकर अम्मी को दोनों हाथों से लूटा गया, मगर ससुराल वालों की हवस पूरी न हुई। हुमा बहुत जल्द ही घर लौट आई। उसका सारा दहेज नंद को दे दिया गया
और फिर बहुत मुश्किल से तलाक मिलने पर उसे छुटकारा मिला। लेकिन इस पर खानदान के कई लोगों ने अम्मी को यूं लताड़ा जैसे अम्मी को पहले सब कुछ पता था। हुमा का उजड़ना उन्हें मरीज बना गया। वे आहिस्ता आहिस्ता घुल रही थी। एक रोज वो बिस्तर से जा लगी, मगर सांसें जैसे हम दोनों बहनों में अटकी थी। कभी कभी बड़े भैया भी बच्चे समेत घर आते तो अम्मी की परेशानियां जबान पर आ जाती, लेकिन वे हर बात उड़ा जाते। अम्मी हो जाएगा सब कुछ, आप फिक्र ना किया करें। परेशानियों के इस दौर में छोटे भैया से मायूस होकर अम्मी ने उन्हें ब्याहा। और छोटे भैया अपने पैरों पर खड़े थे, लेकिन घर की जिम्मेदारियों से दूर भागते थे। घर की गाड़ी अम्मी के बचाए पैसों पर ही चल रही थी, लेकिन घर चलाने के लिए एक जिम्मेदार औरत का होना जरूरी होता है। ये सोचकर ही अम्मी ने छोटे भैया को ब्याह दिया था। लेकिन अम्मी एक बार फिर मात खा गई। छोटी भाभी बहुत होशियार और समझदार साबित हुई, मगर मायके के लिए उनके दिलो दिमाग पर मायके का कब्जा था। कोई ना कोई बहाना बनाकर मायके की तरफ दौड़ लगाना और कई दिन डेरा डालकर वहीं पड़े रहना उनकी फितरत थी। ससुराल में भी वो कभी कभी ही नजर आती थी। अचानक छोटे भैया को दुबई में नौकरी का चांस मिल गया और भाभी का पड़ाव हमेशा के लिए मायके में ही बन गया। इस दौरान एक खुशी की बात ये हुई थी कि बड़ी आपा के लिए एक भला रिश्ता मिल गया। संजीदा, सोबर और जिम्मेदार एहसान अलवी पढ़े लिखे होने के साथ साथ अरसे से अमेरिका में रहते थे और आपा जितनी उस उम्र की थी उससे कम ही नजर आती थी और एहसान अलवी अपनी उम्र से 2-4 साल ज्यादा ही दिखते थे। अम्मी को फिर इनकार का अंदेशा था। उन्होंने आपा को समझाया, ऐसा रिश्ता फिर मिलने वाला नहीं, समझो कि गोल्डन चांस है। पानी पल्लू के नीचे से गुजर जाए तो लौट कर नहीं आता। पता नहीं क्या हुआ कि ये बात आपकी अक्ल में समा गई। फिर चट मंगनी पट ब्याह। आपा अमेरिका चली गई। शादी के नाम पर हुमा रोने बैठ जाती और एक ही रट लगाती, मुझे नहीं करनी शादी वादी। मैं आईने के सामने खड़ी होती तो 8-8 आंसू रोती। हमारे खानदान के हर घर में रिश्ता मौजूद था, मगर लड़के 4 अक्षर पढ़कर किसी काबिल हो जाते हैं तो खानदान की फीकी सीधी लड़कियों पर हाथ नहीं रखते हैं। ऐसे में सारी रिश्तेदारी धरी ही धरी रह जाती है। फिर अब उन्हें बदला भी लेना था। अम्मी ने भी तो खानदान की किसी लड़की पर हाथ नहीं रखा था। उनके दोनों बेटों की बीवियां तो पराए खानदान की थीं। इस धकमेल में मेरी उम्र 30 पार कर गई। फिर अचानक बड़ी आपा की ससुराल के किसी फंक्शन में आफ्ताब सैयद के रिश्तेदारों ने मुझे पसंद किया। आफ्ताब की सारी फैमिली कनाडा में रहती थी और इनके सभी भाई बहन शादीशुदा थे। आफ्ताब की पहली शादी नाकाम हो चुकी थी। बीवी ने नया घर बसा लिया था। उनके 2 बच्चे थे जो आफ्ताब के पास ही थे। अम्मी को मेरी नेक सीरत पर भरोसा था और मुझे भी कहीं ना कहीं तो समझौता करना ही था। पानी पल्लू के नीचे से गुजर जाए तो लौट कर नहीं आता, ये बात मैंने गृह में बांध ली थी। आफ्ताब बहुत ख्याल रखने वाले शौहर साबित हुए। हमारी उम्र में फर्क बहुत ज्यादा न था, मगर दुनिया तो ये समझती थी कि वो मुझसे बहुत बड़े हैं और बच्चों समेत सारी गृहस्थी मेरी मुट्ठी में है। इस एहसास की झील में कोई ना कोई कंकड़ डालकर हलचल मचा ही देता था। तब मुझे लगता था कि इंसान अपनी जिंदगी से समझौता कर भी ले तो दुनिया उसे कहाँ छोड़ती है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।